हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलिए, बहुत अच्छा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे होगे और मन से पढ़ाई कर रहे होगे। आज हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। हम ट्रांजिस्टर पढ़ा रहे थे। आज ट्रांजिस्टर का सेकेंड क्लास है। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांजिस्टर क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, और ट्रांजिस्टर्स के ऊपर जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, यानी ट्रांजिस्टर के ऊपर जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने उसका डिस्कशन किया। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ाना शुरू किया था। उसमें उसके बारे में हमने कुछ बताया था, कुछ कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया था। बट उस कॉन्सेप्ट को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। आज हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग को देखेंगे कि आखिर में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर किस तरह वर्क करता है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्क करने का जो समीकरण है वो किस समीकरण के आधार पर वो कार्य करता है, और इन सबको कंसेप्ट को आज देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो समझ में आपको नहीं आएगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो हमने प्रीवियस जितना भी लेक्चर पढ़ाया है सबको आपको देखना होगा, ठीक है? उसके बाद ही यह लेक्चर, आज का लेक्चर समझ में आपको आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहां पर एक बार आपको मेंशन कर दूं, यहाँ पर हम केवल समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, यहाँ पर लिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। यहाँ पर जो भी करना है हम पूरी तरह अच्छी तरह समझा दूंगा और आप इसे खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर लिखाना संभव नहीं है। तो चलिए, क्या है, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर देता हूं। चलिए, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो हमने आपसे कहा था कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर्स होता है वो इस प्रकार होता है। जरा देखिएगा, आपको याद होगा हमने कहा था यह आपका एन है, यह आपका पी है, और अगेन आपका एन है, यानी एन पी एन। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। आपको याद होगा इसको हमने इमीटर कहा था। इमीटर को हम ई से दिखाएंगे। इसको हमने बेस कहा था, लीजिए बेस, और हमने कहा था बेस को हम बी से दिखाएंगे। और यह हमारा है कलेक्टर, लीजिए कलेक्टर, जिसको हम सी से दिखाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल हो गया, एक इमीटर का, एक बेस का, और एक कलेक्टर का, जो हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो चलिए, हमने कहा था यहां पर जो जंक्शन होता है, देखिएगा ये जो आपका जंक्शन दिख रहा है, एन और पी जहां पर मिलते हैं उसे हम इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं। बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। ये आपका इमीटर है, ये आपका बेस है। यहाँ पर जो जंक्शन मिल रहा है, यहाँ पर जंक्शन है, उसको हम कहते हैं इमीटर बेस जंक्शन। इसका मतलब है यह हमारा इमीटर बेस जंक्शन है। और आगे बात करूं, यह हमारा कलेक्टर है, यह हमारा बेस है। तो यह आपके सामने जो जंक्शन दिख रहा है, जो पी एन जंक्शन का जो फॉर्मेशन होगा, ये आपका होगा कलेक्टर बेस जंक्शन। अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर को जाके जरूर देखिए, क्योंकि हम बार बार एक ही चीज को समझा नहीं पाएंगे। अंडरस्टैंड है? तो इसका मतलब है, कहा था यहाँ पर 2 जंक्शन दिख रहा है, एक इमीटर बेस जंक्शन दिख रहा है और एक कलेक्टर बेस जंक्शन ए दिख रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोई भी ट्रांजिस्टर वर्क तभी करता है जब, कंडीशन व्हेन, पहला, एक और रिपीट करता हूं, कोई भी ट्रांजिस्टर वर्क तभी करता है जब इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है, यानी इमीटर बेस जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है। किसी भी ट्रांजिस्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यही है कि इमीटर बेस जंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस में। इसको इस प्रकार कनेक्ट कीजिए,
ताकि इमीटर और बेस जो जंक्शन हो वो फॉरवर्ड बायस में हो। और सेकेंड, इसको इस प्रकार कनेक्ट कीजिए कि कलेक्टर और बेस जो जंक्शन हो वो रिवर्स बायस में हो। कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रांजिस्टर का वर्किंग का सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि यह हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको इस प्रकार जोड़िए कि इमीटर बेस जंक्शन यानी ए वाला जंक्शन फॉरवर्ड में हो जाए और कलेक्टर बेस यानी ए वाला जंक्शन रिवर्स में हो जाए। इसको इस प्रकार जोड़िए कि ए वाला जंक्शन फॉरवर्ड में हो जाए और ए वाला जंक्शन रिवर्स में हो जाए। याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखिएगा कि कोई भी ट्रांजिस्टर वर्क तभी करता है जब इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड में होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स में होता है। तो चलिए, जैसे हमने कहा उसी हिसाब से अब इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए जोड़ते हैं। चलिए, इसको फॉरवर्ड में होना चाहिए, तो फॉरवर्ड में होने के लिए P को प्लस से और N को माइनस से जोड़ा जाता है। चलिए, चलो देखिए, P को बैटरी के प्लस के साथ और N को बैटरी के माइनस के साथ। तो अब यह जो हो गया फॉरवर्ड में हो गया। इसको रिवर्स में होना चाहिए, इसको रिवर्स में होना चाहिए। तो रिवर्स में जोड़ने के लिए रिवर्स में कैसे जोड़ा जाता है आपको पता होना चाहिए। P को बैटरी के निगेटिव के साथ और N को बैटरी के पॉजिटिव के साथ। ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। लीजिए, कोई भी ट्रांजिस्टर इसी तरह कार्य करता है। बैटरी जोड़ते समय बहुत ही ध्यान रखिएगा कि बैटरी का कनेक्शन इन करेक्ट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया, अगर आपने बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर दिया तो ये कभी वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया, यह फॉरवर्ड में जोड़ दिया और ये क्या कर दिया, रिवर्स में जोड़ दिया। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो यह इमीटर का काम होता है करंट को इमिट करना, विद्युत धारा को बाहर निकालना। चलिए, हमारा इमीटर से विद्युत धारा बाहर निकलना शुरू हो गया, आई। देखिए, आई से करंट और ई से क्या हो गया, इमीटर। जैसे आप बैटरी को कनेक्ट करिएगा तो इमीटर से विद्युत धारा का बहाव शुरू हो जाएगा, यानी इमीटर से धारा बाहर निकलेगा। तो इमीटर से निकलने वाला जो करंट है उसको हम आई ई से दिखाते हैं, जिसको हम इमीटर करंट कहते हैं। अब ये करंट आगे बढ़ेगा। लीजिए, जैसे ही इस बिंदु पर पहुंचेगा तो इमीटर करंट दो हिस्सा में बट जाएगा, एक हिस्सा बेस की तरफ और एक हिस्सा कलेक्टर की तरफ। चलिए, हमने इसके दो हिस्सा में बांट दिया। एक हिस्सा बेस की तरफ है जिसको हम आई बी बोला, आई बी का मतलब बेस करंट, और एक हिस्सा कलेक्टर की ओर जिसको हमने आई सी बोला। लीजिए, आई सी। तो इस प्रकार ट्रांजिस्टर में तीन तरह का करंट होता है। सबसे पहला आईई, आईई का मतलब इमीटर करंट है, इमीटर करंट, करंट। दूसरा आईबी, आईबी जिसको हम बेस करंट बोलेंगे, बेस करंट। और तीसरा है आईसी, आईसी को हम कलेक्टर करंट बोलेंगे, कलेक्टर करंट। इसका मतलब है किसी भी ट्रांजिस्टर में यही तीन प्रकार का करंट आपको देखने को मिलेगा। एक इमीटर करंट जो इमीटर से बाहर निकलता है, जैसे यहां से बाहर निकला तो कुछ करंट बेस में प्रवेश किया और कुछ करंट कलेक्टर में प्रवेश किया। इसका मतलब है इमीटर से धारा बाहर निकलता है और बेस और कलेक्टर में धारा प्रवेश करता है। अंडरस्टैंड? तो यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहने जा रहा हूं। रिसर्च कहता है, शोध कहता है
कि 0 से 5% करंट, 0 से 5% करंट बेस के अंदर चला जाता है, यानी पूरे करंट का 5% बेस के अंदर चला जाता है, और करीब करीब 95% करंट, 95% करंट किस में चला जाता है? कलेक्टर के अंदर चला जाता है। तो ये देखिएगा, इमीटर से करंट निकला, तो इसके अंदर जो करंट जाता है, बेस के अंदर जो करंट जाता है, वो मात्र 0 से 5% होता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। जो बचा हुआ करंट है 95%, वो किस में प्रवेश करेगा? कलेक्टर के अंदर। जितना पॉइंट बोल रहा हूं, सारा पॉइंट लिखने लायक है, सारे पॉइंट को लिखते समय मेंशन करेंगे कि बेस के अंदर 0 से 5% करंट प्रवेश करता है, और बचा हुआ 95% करंट कलेक्टर में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार हमने कहा इमीटर करंट, इमीटर से इमिट्स हुआ, बेस करंट जो बेस में प्रवेश किया, जो मात्र मैक्सिमम 5% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हम कह सकता हूं बेस के अंदर बहुत ही कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवेश करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट कलेक्टर से होते हुए आपको ट्रांजिस्टर तक पहुंच जाता है। ये हमारा हो गया इसी कार्य करने का बेसिक सिद्धांत। आपने सुना होगा, और शायद इसके लिखने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां पर एक छोटा सा बोर्ड पर लिखा पाना संभव नहीं है। अंडरस्टैंड है? जब देखिएगा, ये आपके सामने दिख रहा है, मात्र 0 से 5% जो बचा हुआ करंट है वो कितना है? 95% करंट है। हमें 4-5 पॉइंट हमने स्पष्ट कहा, जो आसानी से समझा जा सकता है और आसानी से लिखा जा सकता है। क्या पहला पॉइंट क्या लिखना आपको? कि यह फॉरवर्ड में होता है और यह रिवर्स में होता है। फॉरवर्ड में होने के लिए बैटरी को आप इस प्रकार जोड़िएगा, और रिवर्स में होने के लिए बैटरी को इस प्रकार जोड़िएगा। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, जैसी बैटरी को जोड़िएगा तो इमीटर से विद्युत धारा बाहर निकलेगा, जिसको हम आई ई से दिखाएंगे। जैसे यहां पर पहुंचेगा, यह 2 हिस्सा में बट जाएगा, एक आई बी और एक आई सी। आई बी बेस करंट है और आई सी कलेक्टर करंट है। अब आगे एक रिसर्च कहता है बेस के अंदर बहुत ही कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवेश करता है, यह पूरे धारा का 5% होता है। अगर मान लेता हूं कि यहां से 100 एम्पियर का धारा आया है, तो 5 एम्पियर धारा इसमें जाएगा और बाकी 95 एम्पियर धारा कलेक्टर में प्रवेश करेगा। पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि बेस धारा बहुत ही कम होता है, कलेक्टर धारा इससे ज्यादा होता है, और सबसे बड़ा धारा कौन होता है? इमीटर धारा होता है। तो सब हाल फिलहाल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा गया था, तो हम इसको जरूर नोट्स बना के लिखेंगे, लेकिन आगे लिखेंगे, अभी केवल समझने की कोशिश कीजिएगा। अंडरस्टैंड है? 3 धारा है, इमीटर धारा, बेस धारा और कलेक्टर धारा। इसको लिखेंगे, लेकिन आगे चल के लिखेंगे। अंडरस्टैंड? अभी केवल होशो हवास में आकर के इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं। देखिए जरा, जब देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत आता बताइए हमें। ये हमारा हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग। चलिए जब देख लीजिए इसको, चलिए तो यहां पर अगर हम एक नोट करके लिखें, अगर हम यहां पर एक नोट करके लिखें, आपको कह चुका हूं लिखा हुआ चीज आगे मिल जाएगा आपको, पर लिखने के लिए परेशान मत होइए। लिखना बहुत आम बात है, लिखना कोई भी लिख सकता है, कोई भी लिखा सकता है। लिखना ना पढ़ाई है ना लिखवाना कोई पढ़ाई है, पढ़ाई के अंतर्गत आता ही नहीं है। केवल समझना पढ़ाई है और केवल समझाना पढ़ाई है। अंडरस्टैंड? समझने में कोई दिक्कत आए बताइए, क्योंकि छोटा सा बोर्ड में लिखा नहीं जा सकता है। इसके लिए आपको हम बिल्कुल नोट्स तैयार कर रहे हैं, आपको नोट्स जल्दी दे दिया जाएगा। हिंदी का अलग है और इंग्लिश का अलग नोट्स है। परेशान मत रहिएगा, लिखने के चक्कर में मत रहिए, आप लोग केवल समझने के चक्कर में रहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर एक नोट लिखें तो नोट्स क्या है देखिएगा, हमने आपसे कहा था इन ट्रांजिस्टर
देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ करंट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ करंट। ट्रांजिस्टर के अंदर तीन धारा है। सबसे पहला है इमीटर, आईई, जिसको हम कहते हैं इमीटर करंट, इमीटर करंट। दूसरा है आईबी, जिसको हम कहते हैं बेस करंट, बेस करंट। जो हमारा तीसरा है आईसी, जिसको हम कहते हैं कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट। अगर हम कहा जाए तीनों करंट को सजात लिखने के लिए, तो जो सबसे बड़ा करंट होता है वो आईई होता है, उससे छोटा आईसी होता है और सबसे छोटा आईबी होता है। इसका मतलब है अगर तीनों करंट की मात्रा को देखें तो जो सबसे बड़ा करंट है, क्योंकि वीवीआई है, हाल फिलहाल ही ऑब्जेक्टिव में प्रश्न में पूछा गया है कि जो सबसे बड़ा धारा होता है वो इमीटर होता है, उससे कम कलेक्टर होता है और सबसे कम किसके मान होता है, बेस धारा का मान सबसे कम होता है। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए समझ में आ गया। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो किसी भी ट्रांजिस्टर को समझने के लिए अल्फा बीटा पैरामीटर होता है। अल्फा बीटा पैरामीटर किसी भी ट्रांजिस्टर को समझाने के लिए दो पैरामीटर डिसाइड किया गया है। वो क्या होता है अल्फा और क्या होता है बीटा पैरामीटर, अब इसको समझते हैं। तो चलो देख लीजिएगा, नोट में पहला नोट लिख दिया आपको सामने कि तीन करंट्स होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर्स। आई सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा आईसी होता है, सबसे छोटा क्या होता है, आईबी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर का एक कॉमर्शियल संकेत होता है। अभी आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर किस, एनपीएन ट्रांजिस्टर किस प्रकार का होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो कॉमर्शियल संकेत है वो इस प्रकार का होता है। कॉमर्शियल सिंबल, कॉमर्शियल सिंबल, कॉमर्शियल सिंबल, कॉमर्शियल सिंबल जरा देखिएगा, यानी जिसको हम कहते हैं व्यावसायिक संकेत या ट्रेडिंग। जब आप किसी ट्रांजिस्टर को सेल करते हो, बेचते हो, तो उसके डिब्बे में जो संकेत बना होता है वो इसी प्रकार का होता है। क्या जरा देखिएगा, किसी भी ट्रांजिस्टर का, यहां पर बताने जा रहा हूं एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो कॉमर्शियल संकेत है वो इस प्रकार का होता है, जरा देखिएगा। यह आपका जो सिंबल्स है वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। यह आपका बेस है, यह आपका कलेक्टर है और यह आपका इमीटर है, इमीटर। ये आपको 2 नंबर में पूछा गया है, 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो कॉमर्शियल संकेत है वो क्या है। तो आपको क्या करना है, डायग्राम बना देना है। ये आपको एक ट्रांजिस्टर को संकेत कर रहा है जो एनपीएन है। यहाँ इमीटर है, इमीटर से करंट बाहर निकल रहा है। यह वाला जो हिस्सा है बेस का है और यह वाला जो हिस्सा है कलेक्टर का है। हमने सेकेंड पॉइंट को भी क्लियर कर दिया। ये आपको कहलाता है कॉमर्शियल सिंबल्स ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर को यहाँ पर लिखा। तो चलिए ना, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमने 2 पॉइंट क्लियर कर दिया, 2 पॉइंट क्लियर कर दिया। एक कॉमर्शियल संकेत किस तरह होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, और दूसरा आई, आईबी और आईसी में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा बीटा पैरामीटर ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछ भी चुका है कि अल्फा बीटा पैरामीटर को समझाइए, और इसके ऊपर नोमरकस बहुत बार आ चुका है, चाहे बोर्ड हो या जेईई मेन हो या नीट प्रश्न हो। इन तीनों जगहों पर इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आता है अल्फा बीटा पैरामीटर से। तो चलिए समझते क्या होता है अल्फा बीटा पैरामीटर्स। तो आइए ना,
तो सबसे पहले हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लेते हैं। लीजिए, हमने सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लिया। लीजिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर बना दिया। ये आपका एन है, ये आपका पी है, ये आपका एन है। यह आपका इमीटर है, यह आपका बेस है, और यह आपका कलेक्टर है। तो चलिए, वर्किंग समझा चुका हूं। इसको फॉरवर्ड में होना चाहिए और इसको रिवर्स में होना चाहिए। चलिए, जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट कर लिया तो विद्युत धारा का बहाव शुरू हो गया। यह आपका आई है, आगे बढ़ेगा। यह आपका आई बी है और यह आपका आई सी है। तो चलिए ना, जैसे आपने करंट बैटरी कनेक्ट कर लिया तो यह आपका विद्युत धारा का बहाव शुरू हो गया। ये आई बी है और एक आई सी है। अब हमें समझना होगा क्या होता है अल्फा और क्या होता है बीटा। अल्फा और बीटा एक प्रकार का एजम्पशंस है, यानी मान है, एक प्रकार का माना हुआ चीज है। क्या है समझिएगा। जो अल्फा होता है, इसका और इसका जो अनुपात होता है, आई सी और आई ई, इन दोनों के अनुपात को हमने अल्फा मान लिया है। यानी कलेक्टर करंट और इमीटर करंट, इन दोनों का जो अनुपात है उसको हम अल्फा से दिखाएंगे। सिमिलरली अगर हम बीटा की बात करें तो कलेक्टर करंट और बेस करंट, इन दोनों के अनुपात को हम बीटा से दिखाते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार का एजम्पशन है जो स्टैंडर्ड है। पूरी दुनिया यही मानती है कि कलेक्टर करंट और बेस करंट को हम बीटा से दिखाएंगे और कलेक्टर करंट और इमीटर करंट को हम किससे दिखाएंगे, अल्फा से दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस बिंदु को गौर से देखिए, इस बिंदु को गौर से देखिए, इस पॉइंट को गौर से देखिए, धारा आई ई आ रहा है और यह दो भाग में बट रहा है, एक आई बी में और एक आई सी में। तो इसका मतलब है इसको इसको जोड़ देने पर हमें आई ई प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है आई ई बराबर आई बी और प्लस आई सी। क्यों, आई ई यहां पहुंचेगा और यह दो हिस्सा में टूट जाएगा, एक आई बी और एक आई सी। तो इसका मतलब है आई ई बराबर आई बी और प्लस क्या हो जाएगा, आई सी हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई आई सी, यानी इधर और इधर आईसी से भागा दे दीजिए, आईसी से भागा दे दीजिए। जैसे ही आपने भागा दे दिया तो यह आई ई बटा आई सी हो गया, और इधर भागा दे दिया तो यह आई बी और प्लस आई सी और बटा आई सी हो गया। इसे ध्यान से देखिए, इसका बंटवारा कर लीजिए, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो इसका मतलब है आई ई बटा आई सी बराबर आई बी बटा आई सी और प्लस आई सी बटा आई सी। अब इसको काट लीजिए। तो सोल्व करके, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करके जो इक्वेशन आएगा उसको हम यहां लिखने जा रहा हूं। तो आइए, इसका मतलब है अभी जो आया था वो आया था आई ई बटा आई सी बराबर आई बी बटा आई सी और प्लस 1 आएगा। अभी आपसे कहा था कि जो अल्फा होता है वो आई सी बटा आई ई होता है, इसको उल्टा कर दीजिए तो 1 बटा अल्फा बराबर हो जाएगा आई ई बटा आई सी। सिमिलरली बीटा बराबर होता है आई सी बटा आई बी, इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे उल्टा कीजिएगा तो 1 बटा बीटा बराबर हो जाएगा आई बी और बटा आई सी। तो वाइज आई ई बटा आई सी का मान 1 बटा अल्फा, आई ई बटा आई सी का मान 1 बटा अल्फा बराबर आई बी बटा आई सी का मान, आई बी बटा आई सी का मान 1 बटा बीटा और प्लस 1। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कितना बार बोर्ड हो या जेई मेन हो, इस पर प्रश्न पूछ चुका है। यानी 1/अल्फा बराबर होता है 1/बीटा प्लस 1 होता है। यह एक स्टैंडर्ड समीकरण है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। इसे रट्टा मार लीजिए, कहां से आया ये पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, केवल आप समझने की कोशिश कीजिए। तो 1/अल्फा बराबर आई बी, अब प्लस क्या आ गया 1। एक बार आप बोलिए मेरे साथ, 1/अल्फा बराबर 1/बीटा प्लस 1। दैट्स वेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसको याद रखिएगा, क्योंकि हम जो भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इसी के ऊपर बनाएंगे। इसी समीकरण को और अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है। कैसे, आइए। तो 1/अल्फा रहने दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, उल्टा कर दीजिए, अगर आपको अल्फा ज्ञात करना है तो बीटा बटा 1 प्लस बीटा। अगर आपको अल्फा ज्ञात करना है तो बीटा बटा 1 प्लस बीटा। इसको भी वीवीआई लगा लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ चुका है। अल्फा का मान बीटा का मान दे देगा और आपको अल्फा का मान कैलकुलेट करना होगा। इसको हम और नए तरीके से लिख सकते हैं, जरा देख लीजिएगा, ये आपके सामने है। इसको और नए तरीके से लिख सकते हैं, वो कैसे, जरा देखिएगा। वन बटा अल्फा बराबर 1/बीटा और प्लस 1। एक काम करते हैं, इसको 1 को इधर ढकेल देते हैं। तो 1/अल्फा माइनस 1 बराबर हो गया 1/बीटा। या अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस अल्फा बराबर हो गया 1/बीटा। या उल्टा कर दीजिए, तो अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा बराबर बीटा, या बीटा बराबर अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। दैट्स वीवीआई। ये बहुत बार इससे प्रश्न आ चुका है, मतलब कि अल्फा बीटा जो पैरामीटर है, इसे ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है, चाहे बोर्ड हो या कोई कंपटीशन हो। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझने की पूरी कोशिश कीजिए। अंडरस्टैंड है? तो यह हो गया आपका अल्फा बीटा पैरामीटर ऑफ एनी ट्रांजिस्टर। अल्फा क्या होता है पढ़ा दिया हूं, बीटा क्या होता है पढ़ा दिया हूं, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है ये पढ़ा दिया हूं। इन तीनों के बीच में 3 तरह का रिश्ता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कोई भी क्वेश्चन यही तीनों के ऊपर पूछा जाएगा। तो ये खत्म हो गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसके अलावा एक भी पॉइंट आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर पर देखने को नहीं मिलेगा, इतना ही होता है। अंडरस्टैंड से? चलिए, अब आगे खत्म करने से पहले एक होमवर्क दे देता हूं और आप इसे जरूर बना के हमें दिखाइएगा। एक होमवर्क देने जा रहा हूं, तो आइए। होमवर्क है, फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर the value of alpha is, the value of alpha is 5, then फाइव नहीं, सॉरी 0.95 है, सॉरी वाइज 0.95। फाइंड द वैल्यूज ऑफ बीटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बीटा। आई एम सॉरी, यहां पर एक्चुअल क्वेश्चन यही है। फॉर द एनपीएन ट्रांजिस्टर द वैल्यूज ऑफ अल्फा, यानी अल्फा का मान दिया गया है 0.95।
तो पूछा गया देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्या है बीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी ट्रांजिस्टर the emitter current is 50 ampere and base current is 5% of emitter current है। Find the collector current है। Find the collector current। इसका हिंदी कर देता हूं कि एक ट्रांजिस्टर है जिसमें इमीटर करंट 50 एम्पियर है और बेस करंट कितना परसेंट है 5% है। तो पूछा गया है कलेक्टर करंट का मान बताइए, कलेक्टर करंट का मान बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 IC बराबर 15 एम्पियर, IB बराबर 0.4 एम्पियर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ IE। फाइंड द वैल्यूज ऑफ IE। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इफ IE बराबर 8 एम्पियर, IC बराबर 7 एम्पियर, IB बराबर 7 एम्पियर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। चलिए वाइज एक बार देख लीजिए। इमीटर का मान दिया हुआ, कलेक्टर का मान दिया हुआ, तो आपको अल्फा और बीटा निकालना है। चलिए आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। आज के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज के लेक्चर 100% आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। हाँ, बशर्ते कि आपकी नीयत बिल्कुल समझने लायक होगा तब, क्योंकि पढ़ाई कोई आसान चीज नहीं होती है, कोई सिनेमा नहीं है कि देखा समझ में आ गया। अंडरस्टैंड है, यहाँ थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करना होता है और कोशिश करना होता है, तब जाके आपको समझ में आएगा। आज जब समझ में आ जाएगा तो लिखना तो उससे भी ज्यादा, दुनिया का सबसे आसान काम है लिखना। अगर आपको लिखना है तो आपको पहले समझना होगा। अगर आप समझ जाते हैं तो लिखना बहुत ही आसान आपके लिए हो जाता है। चलिए तो पहले समझने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद नोमेरिकल बनाइए, और लिखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, आपको नोट्स दिया जाएगा। चलिए अपने लेक्चर्स को यहीं पर फिनिश कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा जिसमें पढ़ाऊंगा एम्पलीफायर, कि आखिर ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम एम्पलीफायर में करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा। और मैसेज, मेरा लास्ट मैसेज है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। चाहे आपका फ्रेंड किसी चीज क्यों नहीं तैयारी कर रहा हो, PhD क्यों नहीं कर रहा हो, उसे सेंड कीजिए और एक बार बताइए कि सही मायने में फिजिक्स किस तरह पढ़ा जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय।